जब फिर चलते हैं सिम्टम अलार्म एंड फ्यूचर में रिस्क फैक्टर promote recognition of alarm symptom is a critical in any patient presenting with a progressive dysphagia alongside weight loss, GI bleeding or new symptom after 50 requires urgent endoscopy evaluation to exclude malignancy. क्या किसको समझ आई इस चीज की? तो रीला आप बताएं, पढ़ के बता दें कोई इशू नहीं। डिस्फेजिया को सॉरी मैंने पढ़ा नहीं पढ़ा। कॉमन सिम्टम्स पढ़ते हैं। डिस्फेजिया की कॉमन सिम्टम्स क्या होती हैं? कॉमन सिम्टम्स में नंबर 1 डिफिकल्टी swallowing, ऑडिनोफेजिया, पेन और swallowing। ऑडिनोफेजिया क्या चीज है? पेनफुल डिस्फेजिया जिसको कहते हैं, दैट इज ऑडिनोफेजिया डिस्फेजिया। उसके आगे फूड स्टिकिंग इन चेस्ट, वेट लॉस। या एक मिनट रुकते हुए चलें। फूड स्टिकिंग इन चेस्ट, फूड स्टिकिंग चेस्ट का मतलब है सीने में यहाँ लगता है मुझे बारी बने खाना फंस रहा है, उतरना नहीं है, दैट इज फूड स्टिकिंग इन चेस्ट। आगे चलें। वेट लॉस क्यों होता है ऐसे पेशेंट में जिनको डिस्फेजिया की? अच्छा मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, अगर कोई पेशेंट कहता है मेरा कंटिन्यू वेट लॉस हो रहा है, ठीक है, मेरी एज भी 50 प्लस है, आईटीसी बता रही है 50 प्लस एज है और कोई ऐसे सिम्टम नहीं है, सिर्फ वेट लॉस हो रहा है, आपके दिल में क्या की चीज सवाल आ सकते हैं? पेशेंट से क्या पूछ सकते हैं? पेशेंट से पूछेंगे खाना पचता तो नहीं है, आपको लूज तो नहीं हो रहे, खाना निगलने के बाद उल्टी तो नहीं होती, इस तरह के सिम्टम्स। अगर पेशेंट आपसे आप पूछेंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या रही है, तो मुझे खाना निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, बाकी कुछ नहीं, और दूसरा वेट लॉस हो रहा है, फिर हम देखते हैं टाइम ड्यूरेशन क्या है, कितने माह से इसको हो रहा है, 1 माह 2 माह 3 माह या 6 माह से ऐसा हो रहा है। हम सबसे पहले इसको हम डायग्नोस करने के लिए हम उस पेशेंट को क्या एडवाइस करते हैं? अपर जी एंडोस्कोपी करेंगे। तो हम अपर जी एंडोस्कोपी करके क्या चीज देखना चाहेंगे उसके अंदर? डिस्फेजिया किस रीजन से हो रहा है, माइग्रेन कॉजेज ऑफ डिस्फेजिया देखना चाहेंगे, उसको रूल आउट करेंगे। अगर हम एंडोस्कोपी करके देखते हैं बैठे हैं एसोफेजियल ग्रोथ तो नहीं है, क्या ऑब्स्ट्रक्शन है इसके अंदर, तो ऑब्स्ट्रक्शन की कॉजेज क्या है, फिर हम उसको रूल आउट करने के लिए एंडोस्कोपी पेशेंट की करते हैं। तो इसके अलार्म सिम्टम्स क्या होते हैं? प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया, कंटिन्यूअसली हमें ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ती जा रही है। पहले हमें मुश्किल होती थी खाना निगलने में, फिर हमें मुश्किल हो रही है पानी निगलने में, फिर हमें मुश्किल होती है अच्छी तरह चबाओ और पानी पियो, थोड़ा निकल जाता है थोड़ा नहीं निकलता। तो कंटिन्यू डिस्फेजिया की कंप्लेंट बढ़ती जा रही है, इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया। ठीक है, समझ आई? उसके बाद वेट लॉस, जीआई ब्लीडिंग। क्या डिस्फेजिया के अंदर जीआई ब्लीडिंग हो सकती है? यस सर, देयर इज अ ट्यूमर। और अगर ट्यूमर हो लॉन्ग टर्म के लिए ट्रीट ना हो, अगर ओरोफेरिंजियल डिस्फेजिया है तो आप देखने होंगे पेशेंट को मुंह में ब्लड आ रहा होता है। एसोफेजियल डिस्फेजिया अगर कैंसर है तो उसके अंदर ब्लड पेशेंट को आ रहा होता है, तो ब्लीडिंग इज अ कॉज ऑफ डिस्फेजिया। उसके बाद है प्रेजेंट वॉमिटिंग। अगर पेशेंट को एसोफेजियल डिस्फेजिया है या लोअर एसोफेजियल डिस्फेजिया हो, उसको ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, तो खाना खाने के फौरन बाद उसको वॉमिट हो जाती है। ये वर्ड ध्यान में रखिए कि इस वर्ड के आगे एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से करूंगा कि खाना खाने के फौरन बाद, ठीक है। उसके बाद है ऑनसेट सिम्टम रिक्वायर, हम उसकी क्या करेंगे? अर्जेंट एवेल्युएशन करेंगे। तो हमारे पास अर्जेंट एवेल्युएशन के लिए क्या चीज अवेलेबल है? क्या चीज करेंगे? एंडोस्कोपी। सिंपल सी चीज, ठीक। उसके बाद इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? इसको रिस्क फैक्टर मतलब कौन कौन से रिस्क फैक्टर इंक्लूड हो सकते हैं डिस्फेजिया की सिम्टम के लिए या डिस्फेजिया के कॉज के लिए? तो नंबर 1 क्या चीज है? पढ़ोगी GERD हो सकता है। व्हाट इज GERD? गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स, जो आपके सारा स्टमक से एसोफेगस से ये डिजीज है। उसके बाद स्मोकिंग इसका रिस्क फैक्टर है, अल्कोहल इसका रिस्क फैक्टर है। प्रीवियसली एसोफेजियल अगर कोई सर्जरी हुई है यानी कोई एनास्टोमोस किया हुआ है, एसोफेजियल बाईपास किया हुआ है, एसोफेजियल उसको हमने अगर जर्जनम में या गैस्ट्रिक पार्शली उसकी गैस्ट्रेक्टमी की गई है, एसोफेगस को बाईपास करके आगे से उसको कनेक्ट किया, तो उसकी जो नास्टोमोटिक स्ट्रक्चर होता है, नास्टोमोसिस कहते हैं दो आंतों को दो चीजों को आपस में जोड़ना। जोड़ने के बाद कुछ अर्से के बाद उसमें क्या आ जाता है? नैरोइंग हो जाती है, स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक। वो स्ट्रक्चर भी कॉज बनता है डिस्फेजिया। उसके बाद क्या चीज है? एडल्ट पेशेंट के अंदर नॉर्मली ये देखा जाता है 60 70 के बाद 80 के बाद
जो पेशेंट रेगुलर ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, अल्कोहल यूज़ कर रहे होते हैं या व्हाटएवर कुछ भी है, तो उनके अंदर ये डिस्फेजिया की सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक। अच्छा, हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ ऑनसेट, प्रोग्रेसिंग एंड एसोसिएटेड सिम्टम, फिजिकल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग ओरल कैविटी, नेक एंड नेरोलॉजिकल असेसमेंट। किसको समझ आई इस चीज? किसी को नहीं है। हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, उसको एग्जामिन कैसे करते हैं, जैसे हम असेसमेंट में करते हैं, फजीला आप बता सकती हैं। सर सबसे पहले हिस्ट्री, पहले नाम आइडेंटिटी कंफर्म करेंगे, फिर हम सबसे पहले क्या चीज़ है? नाम, आइडेंटिटी कंफर्म करें, उसके बाद हिस्ट्री लेते हैं, डिटेल हिस्ट्री लेते हैं। अच्छा, हम अब बात करेंगे हिस्ट्री डिस्फेजिया की लेने की बात करेंगे, अब कंप्लीट असेसमेंट की बात नहीं करेंगे, ठीक है? अब बताइए। डिस्पेजिया में हम सबसे पहले ये पूछेंगे कि सिर्फ खाना अटकता है या पानी मिलता है, और ये जो डिस्पेजिया है वो कितने अरसे से हो रहा है, उस दौरान कितना वजन कम हुआ है, और इसके अलावा कोई और वर्कअप उनका हुआ हो। अच्छा, वजन कम, आपने कहा कि वजन कितना कम हुआ, हम कैसे पेशेंट बताएगा, या हम क्या पूछेंगे कि आपको कैसे फील हुआ कि आपको वजन कम हुआ? मोस्टली पेशेंट को नहीं पता होता, मतलब वेट का होगा, लेकिन वो कहते हैं कपड़े अगर आपके लूज हो रहे पड़ गए हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा हाँ आपका वेट लूज हो रहा है, आपको खाने की ज़्यादा तलब नहीं हो रही, आपको निकलने में प्रॉब्लम हो रही है, चबाने में प्रॉब्लम हो रही है, व्हाटएवर कुछ भी है, तो दैट इज हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट इनिशियली जब आप पेशेंट असेसमेंट करते हैं। ठीक, इसका रोल बताऊंगा मैं, आप बैठ प्लीज, इसका मैं रोल बताऊंगा असेसमेंट करने के लिए, यानी अगर हम पीछे माजी में जाएं, यानी इसकी फाइल स्टडी करने की इम्पोर्टेंस क्या है, मैं चलते हुए बता दूं, भी थोड़ी सी चीज़ ऐड कर देंगे कि अगर आपने असेसमेंट की होगी इस पेशेंट की, फाइल स्टडी अगर ऐसी पेशेंट की होगी, फर्स्ट सपोज अगर दो चीज़ें आपने बताई कि खाना निकलने में प्रॉब्लम हो रही है या पानी पीने से भी करने में प्रॉब्लम हो रही है, दो चीज़ें इसके अंदर। अगर खाना निकलने में प्रॉब्लम हो रही है और पानी आराम से पिया जाता है, उससे पानी पीने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, यानी लिक्विड डिस्फेजिया नहीं है उसमें, सॉलिड डिस्फेजिया, यानी सॉलिड मतलब खाना खा रहा है वो नहीं निकल रहा, पानी निकला जा रहा है। अब हमारी जब हम एंडोस्कोपी की तरफ जाते हैं तो हमें इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन में इशू आता है ना, कल भी मैंने एक चीज नोट की थी, अगर लिक्विड डिस्फेजिया है तो आप इंस्ट्रूमेंट कौन सा सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए मिनिमम डायमीटर वाला, यानी बीट्स को ऐसे ही है। अगर सॉलिड डिस्फेजिया है तो हम क्या करेंगे, रेगुलर एंडोस्कोपी यूज करेंगे। तो अगर आप हिस्ट्री एग्जामिनेशन फाइल स्टडी प्रॉपर करेंगे तो आपको इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करने में आसानी होगी, करेक्ट? उसके बाद है इसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या रिक्वायर्ड होती हैं डिस्फेजिया के लिए। नंबर 1 अपर्जिया एंडोस्कोपी, ठीक, इसकी एंडोस्कोपी करेंगे। नंबर 2 बैरियम स्वॉलो करेंगे। बैरियम स्वॉलो क्या चीज़ है, फिर आगे चल के बताता हूँ। एसोफेजियल मैनोमेट्री है, सीटी स्कैन है, पीएच मॉनिटरिंग है, जो अभी प्रीवियसली अभी 5 मिनट पहले हमने डिस्कस किया। अब अपर्जिया एंडोस्कोपी के बारे में तो आप सब लोग वाकिफ हो चुके हैं, ठीक। बैरियम स्वॉलो क्या चीज़ है? बैरियम स्वॉलो बेसिकली मूवमेंट को देखते हैं, थोड़ा पानी पिला के कि कैसे है, बेरियम मतलब कि वो बेरियम का कोई लिक्विड होता है वो पेशेंट को पिलाया जाता है, उससे वो नजर आता है कि स्ट्रक्चर कहाँ पे है। बेरियम एक ऐसी दवा है, ऐसी लिक्विड दवा है जो कि रेडिएशन रेजिस्टेंस होती है। हम जब उस पेशेंट को जो बेरियम स्वॉलो करवाते हैं, उस दवा को जब पिलाते हैं और वो पिलाने के फौरन साथ जिसे ही एसोफेगस से होता है तो हम फौरन एक्सरे का शॉट लेते हैं, तो जहाँ पे भी नैरोइंग या कोई भी इशू होगा हम एक्सरे के जरिए देख लेते हैं इजीली, ठीक है, समझेंगे जरा। तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि बैरियम ऐसी लिक्विड फॉर्म में एक दवा होती है जिसको हम पेशेंट को पिलाते हैं तो फौरन एक्सरे का शॉट लेते हैं, जहाँ पे भी डिफेक्ट नजर आ रहा होता है हम उसको आसानी से पहचान लेते हैं। जैसे कंट्रास्ट है, डाई आप देते हैं, जब कंट्रास्ट हम किसी बाइट में देते हैं पेशेंट को तो जो भी फिलिंग डिफेक्ट होता है जो में इजीली विजिबल हो जाता है, जैसे स्टोन है तो विजिबल हो गया, स्ट्रक्चर है तो विजिबल हो गया। इसी तरह बेरियम भी इसी तरह की दवाई के जब पिलाते हैं तो फॉरेन स्ट्रक्चर या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो हम इजीली रूल आउट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद क्या चीज है, एसोफेजियल मैनोमेट्री। एसोफेजियल मैनोमेट्री है क्या चीज, आप लोगों ने बहुत कम देखी है। मैनोमेट्री मेजर करने को,
हमारी जो मोटिलिटी है, जो पूरे गट की जो मोटिलिटी होती है, हम उसको मेजरमेंट करते हैं कि किस तरह फंक्शनल कर रही है और कितना प्रॉपर फंक्शनल कर रही है। ठीक है, वो किस तरह की जाती है? एचआरएम हाई रेजोल्यूशन मैनोमेट्री होती है जो डॉक्टर बाबर हमारे पास यहाँ पे करते हैं। हम जब हमारी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है पूरे जीआई ट्रैक्ट के अंदर, लेकिन अभी हम बात करें 100 वीडियो की, ठीक, पूरे जीआई ट्रैक्ट को छोड़ देते हैं, तो उस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को मेजरमेंट करते हैं कि कितनी फंक्शनल है या कितनी नॉन फंक्शनल। समझ आ रही? अगर ये नॉर्मली काम कर रही है तो दैट्स मीन इसको कोई ऐसा डिस्फेजिया ऑब्स्ट्रक्शन के अलावा नहीं है। ठीक है, जैसे नेफ्रोलॉजिकल डिस्फेजिया होता है, स्ट्रोक जैसे। तो अगर ऐसा होता है जिनकी पेरिस्टाल्सिस वीक पड़ जाती है, एसोफेजियल या खत्म हो जाती है, तो उसको एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जो कि लोअर एसोफेगस पे होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्लेजिया। ठीक, तो एक्लेजिया को फिर हम दो तरीके से ट्रीट करते हैं। नंबर 1 डायलिटेशन, बैलून से, क्योंकि शॉर्ट सेगमेंट होता है। अगर लॉन्ग सेगमेंट स्ट्रक्चर होगा तो उसकी डायलिटेशन अलग है, शॉर्ट सेगमेंट। नंबर 1 बैलून से डायलेट करेंगे। नंबर 2, अगर आपके पास एडवांस डिपार्टमेंट है, इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, तो आप उसका पॉइंट करें, यानी पर ओरल एंडोस्कोपिक मायो। ठीक, उसके बाद हम जाएंगे सीटी स्कैन के ऊपर। सीटी स्कैन क्या चीज है? व्हाट इज सीटी? कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी। हम सीटी स्कैन क्यों करते हैं इस पेशेंट को? क्या चीज देखनी होती है डिस्फेजिया के अंदर? थिकनिंग कहाँ की है, एसोफेगस में थिकनिंग है या अदर पार्ट्स ऑफ? कहाँ पे थिकनिंग है? नंबर 1 ग्रोथ का साइज ग्रोथ कितना का है? साइड ठीक, क्या ये ग्रोथ सिर्फ एसोफेजियल ग्रोथ है या इसकी पेरिफेरी तक ये फैली हुई है? क्या इसके अंदर पेशेंट के मेट्स भी हैं? तो ये चीज क्यों देखते हैं सीटी स्कैन के अंदर? इसका क्या रोल है? बहुत बेसिक रोल है इसका सीटी स्कैन का। डायग्नोस्टिक पर्पस और हम डेफिनेटली डायग्नोस्टिक पर्पस एक्सटेंशन के लिए ऑफ द देखते हैं। जी, ट्यूमर, एक्सटेंशन ऑफ द ट्यूमर, एक्सटेंशन ऑफ द ट्यूमर, ये भी सही कहा। और क्या रीजन हो सकते हैं? ट्रीटमेंट के लिए, देखने का आपने देख, ट्रीटमेंट के लिए मैंने एक वर्ड यूज किया था कि क्या पेरिफेरी तक ये फैला हुआ तो नहीं है। अब चलो एक दो चीजें ध्यान में रखते हैं। अगर ये पेरिफेरी तक नहीं फैला हुआ तो हम क्या करेंगे? सर्जरी कर देंगे। अगर ये फैला हुआ हो तो हम क्या करेंगे? स्टैंडिंग कर देंगे। समझ आ गया रीजन इसका? अगर किसी पेशेंट का सीटी स्कैन नहीं हुआ तो हमें एंडोस्कोपी के बाद, बायोप्सी प्रूवन के बाद पेशेंट को क्या कहेंगे? सीटी स्कैन के बाद। अगर इररिसेक्टिबल है तो हम स्टैंडिंग कर देंगे, अगर रिसेक्टिबल है तो हम इसको सर्जन पे हवाले कर देंगे। ठीक, सर्जरी के बाद इस पेशेंट की रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी से इसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद बायोप्सी जो मैंने अभी कही और पीएच मॉनिटरिंग भी आपने डिस्कस किया। एंडोस्कोपी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, डिटेक्ट ट्यूमर, स्ट्रक्चर्स, ulcers, inflammation, allow foreign body removal, dilatation of narrowed esophagus and biopsy। अच्छा, फाइंडिंग्स क्या क्या आ सकती हैं? दोबारा चल रहे हैं एंडोस्कोपिक फाइंडिंग के अंदर। स्ट्रक्चरल फाइंडिंग हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या हो सकता है? एसोफेजियल कैंसर, पेप्टिक स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, एसोफेजियल रिंग यानी वेब हो सकता है, फूड बोलस इंपैक्ट हो सकता है। तो अक्सर देखते हैं ना फॉरेन बॉडी रिमूव करते हैं, तो ये स्ट्रक्चरल यानी ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन इसको कर रही होती है। ठीक, उसके बाद अगर बिनाइन चीजें हैं जैसे इन्फ्लेमेटरी मोटिलिटी होती है किसी पेशेंट को, या इन्फ्लेमेशन की वजह से डिस्पेजिया होता है, तो क्या क्या चीज इसमें कॉज हो सकती है? बैरेट्स एसोफेगस हमें फाइंडिंग्स में इसकी मिल सकती है, एसोफेजाइटिस इसके अंदर फाइंडिंग्स में मिल सकता है, और एक्लेजिया या रिफ्लेक्स चेंजेस इसके अंदर फाइंडिंग में मिल सकती है। रिफ्लेक्स चेंजेस के अंदर हमें क्या फाइंडिंग्स नॉर्मली नजर आती हैं? एसोफेजाइटिस, गैस्ट्राइटिस, रिफ्लेक्स के अंदर रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस हो सकता है। इसके अंदर जो बेसिक जो डिजीज है जो नजर आती है वो बैरेट्स होते हैं। लोअर एसोफेजियल जिस जंक्शन के ऊपर जो आप लीनियर देखते हैं ना, ऊपर की तरफ जैसे पहाड़ है कई जगह उसकी तरफ रिंग्स बन जाते हैं, तो एसोफेजियल लोअर एसोफेगस के बैरेट्स बन जाते हैं जो अमोन गर्ड की एक इजीली सिम्पटम डायग्नोस।
उसके बाद अगर ऐसा कुछ नजर आता है तो हम थेराप्यूटिक प्रोसीजर्स क्या क्या कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया बैलून डायलेटेशन कर सकते हैं, स्टैंड प्लेसमेंट कर सकते हैं, अगर फॉरेन बॉडी पे इम्पैक्ट है, कोई फूड बोलस इम्पैक्ट है तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं, पैप डाल सकते हैं या हेमोस्टेसिस कर सकते हैं या बायोप्सी कर सकते हैं। अब थोड़ा इंटरवेंशन को हम डिटेल में थोड़ा स्टडी करते हैं। व्हाट इज बैलून एंड बुजिस डायलेटेशन? जिन डायलिटेशंस में हम बैलून यूज करते हैं उनको बैलून डायलिटेशन, जिनमें बुजी यूज करते हैं बुजी डायलिटेशन। शॉर्ट स्ट्रक्चर के लिए करो या लॉन्ग? गुड। अगर शॉर्ट स्ट्रक्चर है ठीक, तो हम उसको क्या करेंगे? बैलून से डायलेट करेंगे। अगर लॉन्ग स्ट्रक्चर है तो हम उसको क्या करेंगे? से डायलेट करेंगे। अच्छा, एक चीज सवाल करता हूं मैं आप लोगों से, अगर एसोफेजियल ग्रोथ है, ये जनरल आईक्यू का सवाल है, अगर एसोफेजियल ग्रोथ है, मिड एसोफेगस में ग्रोथ है, तो हम उसकी डायलेटेशन कैसे करेंगे? सर डायलिटेशन थोड़ी करेंगे क्यों? क्योंकि उसका सर ऑब्स्ट्रक्शन है। पार्ट्स करेंगे गुड। हम उसमें स्टैंड डालेंगे। हम उसकी डायलिटेशन कभी भी मैलिग्नेंसी पेशेंट की इसलिए सीटी स्कैन करवाया था कि मैलिग्नेंट पेशेंट हो तो हम उसकी डायलिटेशन नहीं करते क्योंकि उसमें परफोरेशन का रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, तो हम उसको पैलिएटिव मैनेजमेंट के लिए शिफ्ट करते हैं। अगर वो सर्जरी के काबिल नहीं है तो पैलिएटिव मैनेजमेंट क्या होती है ऐसे पेशेंट की? स्टंट डाल उसके अंदर स्टंट डाल सकते हैं, ठीक है, ताकि हम उसकी जो खाने से प्रॉब्लम आ रहा है, जो उसको वीकनेस होती जा रही है डे बाय डे, डिस्पेंजिया, उसको सॉर्ट आउट कर सकते, ठीक। उसके बाद है स्टेंट प्लेसमेंट, फॉरेन बॉडी रिमूवल या पैक प्लेसमेंट। पैक किस किस कंडीशन में डाली जाती है? जिनको स्ट्रोक हुआ हो, कार्डियक पेशेंट जिनको स्ट्रोक हो जाता है या ग्रोथ हो जाती है एसोफेजियल ग्रोथ, या पोस्ट कीमो रेडियोथेरेपी उसकी अगर हम वो स्ट्रक्चर बन जाते हैं या उसको कंटिन्यू रेडिएशन थेरेपी करनी पड़ती है तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है, तो उसके हम पहले से पेशेंट को पैक डाल देते हैं ताकि उसका फूड इंटरफेरेंस चलता रहे कंटिन्यू। अगर फूड उसका खाना पीना ही बंद हो जाएगा तो पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। रोल दैट एंडोस्कोपी टेक्नीशियन क्या होना चाहिए? द एंडोस्कोपी टेक्नीशियन प्लेज अ क्रिटिकल रोल एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसीजर, ठीक। यानी बहुत क्रिटिकल रोल होता है एज एन एंडोस्कोपी टेक्नीशियन जो भी डिस्फेजिया के केसेस में इन्वॉल्व होता है, ठीक। फ्रॉम प्रिपरेशन टू रिकवरी, प्रॉपर टेक्निक डायरेक्टली इम्पैक्ट पेशेंट सेफ्टी एंड डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी। थोड़ा सा कौन इसके बारे में मुझे बताएगा डिटेल, पेशेंट क्या समझ आ रही है इस रोल के ऊपर? हैंडी बताओ क्या, इसको पढ़े, आराम से पढ़े, फिर आप बताओ। बिफोर द प्रोसीजर में फाइल स्टडी करनी चाहिए, पेशेंट की डायग्नोस पता करनी चाहिए, उसके लिए में एक्सेसरीज अरेंज करनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर अरेंज करें, ठीक है। टेक्नीशियन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अगर आपने उसकी फाइल स्टडी की हुई है, टाइप ऑफ डिस्फेजिया अगर आपको पता है, अगर आपको सिर्फ यही पता है कि ये पेशेंट डिस्फेजिया के साथ आ रहा है या डिफिकल्टी स्वेलिंग के साथ आ रहा है और आपको ये नहीं पता कि प्रॉब्लम किधर है, मैनोमेट्री किसकी कराई कि नहीं कराई, क्या नीचे लोअर एसोफेजियल प्रॉब्लम है, ओरल है या एसोफेजियल प्रॉब्लम है, अगर आपको ये नई चीजें पता होंगी, फाइल स्टडी नहीं की होगी, तो आप कैसे सिलेक्शन करेंगे? अगर किसी पेशेंट का एक्लेजिया डायलेटेशन करना हो तो आपको सिर्फ यही पता हो कि इसको डिस्फेजिया है, आप एक्लेजिया के इंस्ट्रूमेंट कैसे सिलेक्ट करेंगे? आप कर ही नहीं पाएंगे। तो फाइल स्टडी करना, हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करना, ये पता होना एटलीस्ट आपको बहुत जरूरी है। अगर आप एक अच्छे टेक्नीशियन तो आप करेंगे, अदरवाइज आप नहीं करेंगे कभी, और आप नहीं करेंगे तो आप पेशेंट के लिए हार्मफुल, इसको सेफ्टी नहीं कर सकते, ठीक है ना। हेड पे बैठने वाला जो टेक्नीशियन होता है उसकी क्या जिम्मेदारी हो सकती है, उसका क्या रोल होगा इसके ड्यूरिंग एंडोस्कोपी? कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग और प्रॉपर पोजीशनिंग, एयरवे पूरा क्लियर रखना। अगर इन केस एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर जो स्पेशली ओरोफेरेंजियल ग्रोथ के साथ पेशेंट आते हैं, बेड डिस्फेजिया के साथ पेशेंट आते हैं, तो उसका एयरवे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज होता है। हेड पे जो टेक्नीशियन बैठा होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है कि आपको उसका एयरवे किस तरह मैनेज रखना है, क्योंकि ग्रोथ की वजह से ऑलरेडी उसने ऑब्स्ट्रक्ट किया है ओरोफेरेंजियल एयरवे को, तो जब आप एंडोस्कोपी करते हैं तो मजीद आप उसको ऑब्स्ट्रक्शन में लेके जाते हैं, तो पेशेंट को डी सेट होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है कि पेशेंट डी सेट होगा, और होता नहीं है।
तो जो भी हेड पे बैठे या हमेशा कोशिश करें कि प्रॉपर पोजीशनिंग हो और इंस्ट्रूमेंट आपके पास प्रॉपर होने चाहिए कंप्लीट। कौन से मैं थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। सक्शन आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द पेशेंट एज, ठीक। और आपके पास एयरवे के सारे गैजेट्स होने चाहिए इंक्लूडिंग इमरजेंसी गैजेट्स, ठीक। अच्छा एक बहुत ही इमरजेंसी और बहुत ही छोटा सा गैजेट है नेजल एयरवे। ओरोफेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन ग्रोथ के अंदर नेजल एयरवे का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप उसको डायरेक्टली नोज के जरिए डाल दें, अगर ओरल कैविटी बंद है तो सीधा लैरिंक्स पे जाके वोकल कॉर्ड्स के पास जाके उसकी ओपनिंग होती है, ऐसे ही सही। तो आप उसकी जो एयरवे होती है पूरा बाईपास करके आप उसको स्ट्रेट एयरवे दे सकते हैं। तो ये गैजेट है छोटा सा लेकिन बहुत अहमियत काबिल है, ठीक। उसके बाद क्या चीज़ होनी चाहिए, अगर आप इंट्यूबेशन की जगह है तो आपके पास टीटीडी ट्यूब के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट गैजेट है जिसको हम नजरअंदाज करते हैं। क्या चीज़ है? बुजीज या स्टाइलेट। ये आपके पास जरूर होना चाहिए क्योंकि उस टाइम जब आप इंट्यूबेट कर रहे होते हैं तो आपकी ट्यूब प्रॉपर जगह पे नहीं जा पा रही होती है, हमें थोड़ी स्टिफनेस की जरूरत होती है, तो उसके लिए हमारे पास स्टाइलेट या बुजीज का होना बहुत जरूरी है, ठीक। उसके बाद जब आप नेजल एयरवे पे दोबारा चलते हैं, नेजल एयरवे आप जब यूज करते हैं तो हमने उसको किसी के साथ कनेक्ट भी करना है। सजल आप बताएंगे नेजल एयरवे को कैसे कनेक्ट करते हैं? सर्किट के साथ। तो सर्किट के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर एक छोटा सा कनेक्टर होता है जो हम अमूमन भूल जाते हैं, ऐसा ही ना 90% भूल जाते हैं। तो ट्यूब का जो ईचडी ट्यूब का कनेक्टर होता है वो सर्किट्स के साथ अटैच करके नेजल एयरवे के साथ अटैच करके तो आप उसको एक अच्छी प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं जिनको आप इग्नोर करते हैं। तो जब भी हेड पे बैठ जाएं तो आप एक चेकलिस्ट जो आपको हर रूम में दी जाती है तो आप डेली की बेसिस पे तो चेकलिस्ट करके रिमाइंड कर लीजिए। उसका ये फायदा होता है कि आप दोबारा आपके जहन में चीज आ जाती है, आंखों से देखते हो फिजिकली चेक करते हैं। अगर ये थोड़ी सी आदत छोड़ देंगे ना आपने तो आपका ग्रेजुअली आप डाउन होते जाएंगे, आप पेशेंट सेफ्टी की तरफ नहीं जाएंगे, पेशेंट को नुकसान ही देंगे, फायदा नहीं देंगे। अगर इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो आप उसमें हैंडल या टैकल कर ही नहीं सकते। तो चेकलिस्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मुझे उम्मीद है आप लोग करते हैं। उसके बाद क्या चीज है, ड्यूरिंग प्रोसीजर पास एक्सेसरीज टू फिजिशियन, सक्शन सिक्रीशन, मॉनिटर पेशेंट कंडीशन, रिकॉर्ड फाइंडिंग्स, हैंडल बायोप्सी स्पेसिमेन, मेंटेन स्टेरिलिटी थ्रू आउट। जब ऐसे पेशेंट होते हैं जो ब्लीड कर रहे होते हैं, जो स्पेशली एसोफेजियल ग्रोथ है ब्लीड कर रहे होते हैं, हमारे हाथ में बहुत ज्यादा ब्लड लग जाता है तो हर जगह हमारा हाथ टच हो रहा होता है। तो कोशिश किया करें जो अपना जितना भी सराउंडिंग के एरिया जो भी इक्विपमेंट्स है आप जिनको बार बार टच कर रहे हैं यूज करें, बार बार उसको डिसइंफेक्ट करते हैं। एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर लाजमी उसको डिसइंफेक्ट करें बिफोर आप कोई नया पेशेंट ले रहे हैं। हो सकता है नया पेशेंट में कोई कैंसर ना हो, कुछ भी नॉर्मल पेशेंट हो और आपने उसको ले लिया और कैंसर वाली चीज़ों को जो आपने टच किया था उसको टच करने के बाद दोबारा पेशेंट को टच करें तो आप ट्रांसमिट कर सकते हैं पेशेंट को। तो अपने रूम का प्रॉपर डिसइंफेक्ट रखा करें। आफ्टर प्रोसीजर क्या क्या चीज़ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? मॉनिटर पेशेंट रिकवरी, ट्रांसपोर्ट बायोप्सी मॉनिटर पेशेंट रिकवरी, ठीक, ट्रांसपोर्ट बायोप्सी स्पेसिमेन, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर, फाइंडिंग, रिप्रोसेसर, डिसइंफेक्ट एंडोस्कोप, क्लीन ऑल इक्विपमेंट। जो मैंने अभी कहा आपकी जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जैसे कार्डिक मॉनिटर होता है, एनेस्थीसिया मशीन है, लारेंजोस्कोप का हैंडल है, यानी जितने भी आपकी जहाँ जहाँ हाथ टच हो रहा है उसको क्लीन करें, प्रॉपर उसको डिसइंफेक्ट करें, ठीक। तो डायरेक्टेशन एसेसरीज क्या क्या होती है दो बार रिपीट कर लीजिए। Inflation devices, syringes, contrast media, fluoroscopy if required.